नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 1 बज चुके हैं। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का, जिसमें आज हम बात करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र का हाल बताएंगे, जहां एक हादसे के बाद सियासत भी हो रही है। बात बांद्रा टर्मिनस स्टेशन की कर रहे हैं, जहां भगदड़ मचने से 9 लोग घायल हो गए, जिसके बाद इस पर सियासत भी हो रही है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी अव्यवस्था रेलवे स्टेशन पर क्यों है। सबसे पहले आइए आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। भगदड़ से ठीक पहले की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। खचाखच भरा हुआ ये पूरा प्लेटफॉर्म आपको नजर आ रहा होगा। ये जो ट्रेन है ये यूपी के गोरखपुर जाने वाली थी और इसी ट्रेन में चढ़ने के लिए आपाधापी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2500 लोग एक वक्त पर पहुंच गए और इस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे। इस ट्रेन में एक दूसरे को पीछे धकेलकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान भगदड़ मच गई और भगदड़ में 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये सिर्फ एक ट्रेन का किस्सा नहीं है। त्योहारों के सीजन में ये अमूमन हर ट्रेन का किस्सा है। जो ट्रेन यूपी बिहार जा रही हैं वो ट्रेन तो पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई हैं। ना सिर्फ बांद्रा बल्कि सूरत से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां रेलवे स्टेशन पूरा खचाखच भरा हुआ है। ऐसे में भीड़ को संभालना, भीड़ को व्यवस्थित करना मुश्किल भी बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या त्योहारों के इस सीजन में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती है? क्या इस भीड़ को व्यवस्थित करने की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है? इस पर सियासत भी हो रही है और सीपीआरओ का बयान भी सामने आ गया है। आपको सुनवाते हैं। बांद्रा टर्मिनस में 22921 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस, जिसका शेड्यूल डिपार्चर 5:15 था, इस ट्रेन को जब 2:44 पे प्लेटफॉर्म पे यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा था, उस समय प्लेटफॉर्म पर आने के और ट्रेन खड़ी होने के पहले ही कुछ यात्रियों ने चलती हुई हालत में इस ट्रेन को बोर्ड करने की कोशिश की, जिससे 2 यात्रियों को चोट आ गई और इन दोनों यात्रियों को रेलवे प्रशासन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था से इमीडिएटली भाभा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, जहां इनका उपचार हो रहा है। अब देखिए क्या हालत है। बुलेट ट्रेन की बात करते हो, मेट्रो की बात करते हो, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हो। हाँ, गडकरी साहब हमारे जो है गडकरी साहब, नितिन गडकरी, हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन की हकीकत क्या है आपने देखा होगा। आज बांद्रा में क्या हो गया। आज संडे, रविवार का दिन है, फिर भी यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको मुंबई से मिलता है, चाहे रेलवे हो चाहे बीएमसी हो, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, लेकिन मुंबई लूटने का काम चल रहा है हर तरफ से। अब संजय राउत ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सरकार की है, जिम्मेदारी रेल मंत्री की है। त्योहारों के सीजन में भीड़ आएगी, इसका अंदाजा जो है वो हर किसी को होता है, लेकिन उस भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं रेलवे स्टेशन पर की जाती है? और हर रेलवे स्टेशन की अमूमन यही तस्वीर इन दिनों आपको देखने को मिलेगी, जहां भीड़ आपको खचाखच रेलवे स्टेशन पर दिखेगी। मेरे साथ रोज की तरह खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं। आरती टिक्कू जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं और समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ और आपसे ही मैं समझना चाह रही हूँ, ये भीड़ तो हर मौसम में हम देखते हैं, हर फेस्टिव सीजन में हम देखते हैं। रेलवे में चढ़कर अपने घर तक पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या बहुत सारी है। क्या ऐसे में जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती? क्या इस भीड़ को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता? क्या ये बहुत मुश्किल काम है? तस्वीर जो है ना, एक तो तकलीफ देने वाली है और शर्मिंदगी वाली है, दोनों तरह से। मतलब कुछ ऐसा अनहोनी नहीं हो रहा था या कुछ अचानक नहीं घट गया था कि जो रेलवे स्टेशन पर कुछ नहीं किया जा सकता था। दीपावली के मौके पर और छठ के मौके पर खासतौर से, अभी दोनों एक साथ चल रहा होता है, तो जितने हमारे प्रवासी भाई बहन हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश से, खासतौर से मुंबई में, महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, वो सब लोग, और दिल्ली में भी आप आनंद विहार की भी तस्वीरें अभी देखने लगेंगे जहाँ से ट्रेन जा रही हैं, तो वो इस तरह की भीड़ वहाँ दिखाई देती है। मुझे तो जो सीपीआरओ साहब का बयान है वो इतना सरकारी बयान है कि उनको ना कोई तकलीफ है ना कोई शर्म है। एक सरकारी तरह से बयान दिया है कि 2 लोग घायल हुए। 2 लोग घायल की ये तस्वीर दिख रही है कि रेल में चढ़ते हुए 2500 लोग वहाँ पर ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। इसमें हर तरह की अव्यवस्था। एक तो ये सरकार की यानी रेल मंत्रालय की कोई प्लानिंग नहीं है कि कितने लोग जाने वाले हैं, कितनी एक्स्ट्रा ट्रेन हमको लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, और वो मुफ्त में नहीं ले जा रहे।
पैसा उनको मिल रहा है, तो वो ट्रेन की क्या व्यवस्था है? फिर ट्रेन के साथ जो लोग आ रहे हैं पैसेंजर्स, उनकी क्या व्यवस्था है, किस तरह से किया जाएगा? क्या कोई वहां पर पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था कोई है? यहाँ पर तो बहुत सारी लूट भी हो सकती है, पता नहीं पड़ता कि कौन चोरी कर रहा है, कौन पर्स निकाल रहा है, कौन सामान कर रहा है, किसी तरह की व्यवस्था। और ये बांद्रा स्टेशन पर है, देश के बड़े स्टेशन में से एक है बांद्रा, जहाँ पर ये हो रहा है। और मुझे लग रहा था कि रेल मंत्री जी कुछ आगे आएंगे, केवल हरी झंडी दिखाने के अलावा भी कुछ काम करना चाहिए रेल मंत्री जी को। आप हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं, वंदे भारत की ट्रेन की बात करते हैं, जो आदमी जिसकी वजह से ये, जिसकी लाइफलाइन है रेलवे, जिसका पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट मतलब कम्यूट करने का जो पूरा सिस्टम है, जिसे हम लाइफलाइन कहते हैं भारत की, वो लाइफलाइन इन लोगों की वजह से है ना, और उनके लिए रेल है। यदि उनके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है तो सॉरी, मुझे तो कोई मतलब नहीं लगता कि वंदे भारत चलाएं या बुलेट ट्रेन चलाएं आप। जब तक जो जिसके लिए जरूरी है उसके लिए कोई, और इसका मतलब है कि आपने कुछ भी वो नहीं किया व्यवस्था, ग्राउंड ये पर तो समझिए कि घटना कम हुई है। बड़ी भी दुर्घटना हो सकती थी कि इतने लोग हैं, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे। तो ग्राउंड पर क्या काम करना चाहिए, और सरकार को अब तक तो मुझे लगता था कि रेलवे मिनिस्टर अपनी तुरंत कोई बैठक करके देखते कि कैसे व्यवस्था करनी है, वो अनाउंस वहां पर करते कि हम 2 ट्रेन और चला रहे हैं गोरखपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, कुछ और व्यवस्था करते ना, और लोगों को समझाइश की व्यवस्था करते। वहां पुलिस की व्यवस्था होती, आरपीएफ की भी वहां पर वो होती है, फोर्स होती है, कुछ नहीं है। तो इस सब को ये एक्सक्यूज के साथ कि नहीं 2 लोग घायल हुए थे, उन्हें भाभा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, मुझे तो शर्मनाक भी लग रहा है और तकलीफ वाला भी लग रहा है। सॉरी। बिल्कुल, कई सवालों को जन्म देने वाली ये तस्वीरें हैं। अभी आप देखिए, घायल शख्स आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, आपको भीड़ भगदड़ से ठीक पहले किस तरीके से जमा हुई थी वो तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। और इस भीड़ में आप ना तो किसी पुलिसकर्मी को देख पा रहे हैं, ना किसी व्यवस्थापक को आप देख पा रहे हैं। यहाँ इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है। और जब ये DRM जो है वहां पर कौन व्यवस्था देख रहा है, जो जोन के जो है वेस्टर्न जोन, बड़ी जोन है रेलवे की, उसको भी देखना चाहिए, केवल रेल मंत्री नहीं। वहां पर जो सारी व्यवस्था, उनको चाहिए कि रेल मंत्री से कहें कि भाई हमें ये चीजों की जरूरत है, हम क्या व्यवस्था करें। बिल्कुल, अब व्यवस्थाएं एकदम शून्य नजर आती हैं। और सिर्फ ये महाराष्ट्र के बांद्रा स्टेशन की तस्वीर नहीं है, आपको दिल्ली के स्टेशंस का भी हाल दिखा देती हूँ। दिवाली और छठ से पहले स्टेशन पर भीड़ का सिलसिला केवल मुंबई तक सीमित नहीं है, दिल्ली में भी रेलवे स्टेशंस पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। अभी दिवाली का त्योहार बाकी है, इसके बाद छठ आएगा, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर अभी से लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आने लगी हैं। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। दिवाली के लिए, छठ के लिए अब लोग अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हैं और कतार यहाँ पे देखने को मिल रही है, भीड़ है यात्रियों की। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रेलवे स्टेशन के बाहर से ही कतार शुरू हो जा रही है। हालांकि भारतीय रेल ने इस साल 7000 ट्रेनें चलाई हैं, त्योहार स्पेशल, दिवाली के लिए, छठ के लिए, लेकिन ये सभी ट्रेनें रिजर्व्ड है, बुक है। जो यात्री जिन्हें टिकट नहीं मिला है या जो तत्काल में ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। भले ही आपकी ट्रेन सुबह की हो या शाम की हो, आपको लगभग 4 से 5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन में आना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर से ही कतारें शुरू हो जा रही है। हालांकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से कुछ प्रबंध किए गए हैं। अब देखिए, 7000 जो ट्रेन है वो एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जा रही है, जैसा कि मेरी सहयोगी आपको बता रही थी। लेकिन इसके बावजूद भीड़ कितनी है और इस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, या भीड़ पर क्या कुछ हो रहा है, ये देखिए सूरत की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। सूरत में भी रेलवे स्टेशन पर लोग ऐसे ही हैं, भीड़ खचाखच भरी हुई है। और ये भीड़ यहाँ से जब ट्रेन पकड़ने के लिए, देखिए थोड़ा सा धक्का आता है पीछे से और लोग आगे गिरने लगते हैं। कितना बड़ा हादसा हो सकता है या कितनी खतरनाक तस्वीरें हैं, ये देखकर सिर्फ कहा ही जा सकता है। आरती जी, देखिए, ये वाकई मैं विजय जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें सबको शर्मिंदा होना चाहिए ये जो दृश्य देख रहे हैं हम लोग। और रेलवे मंत्री जो हमेशा आगे होते हैं जब भी उनको अपना PR करवाना होता है, ऐसी सिचुएशंस में वो क्या बोल रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उनका मंत्रालय क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। ये आप अपने आप को राइजिंग पावर कहते हैं, अपने आप को एस्पिरेशनल पावर कहते हैं, अपने आप को सुपर पावर्स की गिनती में देखना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसे दृश्य हो जहां लाखों लोग, और ये देखिए ये लाखों लोग जो है मुफ्त में आज नहीं जा रहे हैं, सब पे कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय का सबसे बड़ा बजट, रेलवे मंत्रालय सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स इस कंट्री में, लेकिन आप
वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं, आप सीट्स नहीं दे पा रहे हैं। आपकी वेबसाइट, अगर आप IRCTC की वेबसाइट को डायरेक्टली एक्सेस करें तो मैं आपको लिखित में दे सकती हूं कि आप आधे घंटे में इतने परेशान हो जाएंगे कि आप छोड़ देंगे। कनेक्ट नहीं कर सकते, आप कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको तत्काल में जाके इन्होंने एक ऐसा सिस्टम, रिग्ड सिस्टम, इतने सारे लोगों को टाउट्स रखे हुए हैं, इतना रिग्ड सिस्टम है कि आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते। आप कोई थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन पे जाएंगे तब जाके होगा, नहीं तो तत्काल में होगा जिसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है। और उसके बाद भी जो ये हाल देख रहे हैं कि सीट्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो वाकई असेसमेंट नहीं कर पा रही है कि इंडिया की डिमांड क्या है और इंडियन रेलवे की क्या सप्लाई होनी चाहिए। जब आपका बेसिक डिमांड और सप्लाई सही नहीं है तो आप कैसे कोई भी व्यवस्था कर सकते हैं। आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जाइए, यहाँ मैं कहती हूँ कि जो हमसे नीचे स्तर पे, हम तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आप 6th 7th नीचे 10वीं या 15वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी के पास जाएंगे, उनके रेलवे सिस्टम को और हमारे रेलवे सिस्टम को कंपेयर कीजिए तो आपको आश्चर्य होगा कि कितना बहुत सिंपल और कितने बड़े लेवल पे वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जब 3rd AC, आज से 10 साल पहले 3rd AC में जो मिडिल क्लास जाता था, साफ होता था, सब कुछ नॉर्मल होता था। आजकल 3rd AC जो है स्लीपर क्लास बन चुका है, 2nd AC जो है वो 3rd AC की तरह दिखता है। एक डिटोरेशन जो आया है, आप बेशक कहें कि भाई स्वच्छ भारत से आप लोगों ने रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द जो गंद होता था या रेलवे स्टेशन के अंदर गंद होता था वो साफ किया, लेकिन बेसिक एमिनिटीज, रेलवे सबसे बड़ा कम्यूट का, जैसे विजय जी ने कहा, आपकी लाइफलाइन है, आपकी सारी इकोनॉमी इस पे चलती है। और अभी तो ये भीड़ और भी बढ़ेगी। हमने इसके बाद की तस्वीरें भी दिखाई हैं। इसके बाद की तस्वीरें जब हमारे सहयोगियों ने भेजी तो ट्रेन खचाखच भरी हुई हैं, खड़े होकर लोग दूर दूर तक का सफर तय कर रहे हैं। ये हालत रेलवे की हो गई है और इसीलिए इस पर सवाल महाराष्ट्र में भी उठाए जा रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि भाई अब कहाँ है रेल मंत्री, क्यों नहीं कोई जवाब दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में वैसे ही चुनाव है, चुनावों को लेकर एक तरफ सियासी घमासान है तो एक एक मुद्दे पर अब एक दूसरे पर कैसे अटैक किया जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति हो, दोनों के ही बीच में अपने अपने घटक दलों में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसमें माथापच्ची चल रही है। जब एक तरफ लगा कि महाविकास अघाड़ी में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग तय हो गया है, जो माथापच्ची है, जो तकरार है, जो दरार है वो अब सुलझ गई है, तो अखिलेश यादव की एंट्री हो जाती है। क्योंकि अखिलेश यादव जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके थे, उन सीटों पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिससे नाराजगी अखिलेश यादव की बढ़ती हुई नजर आ रही है। नाराजगी ऐसी कि अखिलेश यादव ने साफ लहजे में यह कह दिया है कि राजनीति में बलिदान की कोई जगह नहीं होती, राजनीति में कोई सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता, ये अखिलेश यादव ने कह दिया। ये भी उन्होंने कहा कि अब फैसला महाराष्ट्र अध्यक्ष यानी कि अबू आजमी को लेना है कि किन सीटों पर वो कैंडिडेट उतारेंगे। बात नहीं बनती है तो समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये बिल्कुल तय है। अबू आजमी भी यही कह रहे हैं कि मैंने 5 सीटें मांगी थी, लेकिन 5 सीटें अगर मुझे नहीं मिलती हैं तो 25 सीटों पर मैं अपने कैंडिडेट्स उतारूंगा। यानी समाजवादी पार्टी अब अकेले महाराष्ट्र में चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अभी तक के फॉर्मूले में समाजवादी पार्टी की कोई भी गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है, कोई बातचीत भी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। हाँ, जरूर ये कह दिया जाता है कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, हम इंडिया गठबंधन साथ मिलकर लड़ेगा। अखिलेश यादव भी शुरुआत में यही कह रहे हैं कि हम उन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे जहां से गठबंधन को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब अखिलेश यादव उतरेंगे तो किसका वोट अखिलेश यादव काटेंगे, उनके कैंडिडेट्स काटेंगे, ये अब एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने क्या कहा ये आप पहले सुनिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। अब अखिलेश यादव इससे स्पष्ट समीर जी कुछ कह नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव पहले महाराष्ट्र पहुंचे, अपने कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार का आगाज उन्होंने किया। गुंजाइश उन्होंने रखी कि शायद महायुति में, महाविकास अघाड़ी में माफ कीजिएगा, कि उनको जगह मिल जाए। लेकिन जब अब उनकी सारी उम्मीदें टूट रही हैं तो वो साफ कर रहे हैं कि भाई बलिदान तो हम भी नहीं करेंगे, मैदान में तो उतरेंगे।
देखिए, अखिलेश यादव ने बहुत स्पष्ट बोल दिया कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती, और ये पहले अपने बता भी चुके हैं। वो जब उन्होंने पिता से लड़ाई लड़ी पार्टी की, मुलायम सिंह यादव से, उस समय उन्होंने त्याग नहीं किया अपने पिता को। महाराष्ट्र के नहीं, मैं दोनों से बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने पिता से लड़ाई लड़ी, समाजवादी पार्टी पे कब्जा किया और बताया कि भाई मैं त्याग नहीं करूंगा, अब सत्ता मेरे हाथ में आना चाहिए, अब आप आराम करो, तो उन्होंने वो बता दिया था। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर, अगर इसके पहले मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं, जो भी रेलवे को लेकर जो चल रहा था। देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है कि रेल मंत्री बम्बई में इतनी बड़ी स्थिति है, भीड़ भाड़ है। रेल मंत्री कहाँ हैं? रेल मंत्री बम्बई में बैठे हुए पिछले 4 दिन से लगातार 18 घंटे बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र के सब प्रभारी है भूपेन्द्र यादव के साथ। भूपेन्द्र यादव महाराष्ट्र के प्रभारी है, चुनाव प्रभारी। अश्विनी वैष्णव महाराष्ट्र के सब प्रभारी है। 8 दिन से लगातार रात की 2-2 बजे तक वो बैठ के कर रहे हैं। तो वो चुनाव की तैयारी में अभी थोड़ा व्यस्त है, इसी कारण रेलवे की तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो मुझे लगता है कि उनको इतना एडवांटेज देना चाहिए। ये तो बहुत आप कह रहे हैं नहीं इतने स्पेस देना चाहिए कि अगर वो चुनाव में व्यस्त है, चुनाव की टिकट बंटवारा ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें वो ज्यादा नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप ये बात कर रहे हैं। बाकी जो डिप्टी मंत्री वो काम देख रहे हैं, वही बात तो जो आप कह रहे हैं वही ये भी कह रहे हैं। पैसेंजर कन्वीनियंस। अब दूसरा महाविकास आघाड़ी का मैं जिक्र कर देता हूं कि महाविकास आघाड़ी में देखिए सीटों का बंटवारा जो है अभी भी 64 सीटों पे इनके बीच अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अगर पूरे महाराष्ट्र का अगर आप देखोगे, महायुति के अंदर भी 48 सीट ऐसी है जहां पर अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दोनों, और 48 घंटे से कम समय बचा अभी नॉमिनेशन के लिए। 29 तारीख को आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। तो दोनों तरफ अभी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी ने एक सिरे पर तो अपनी लड़ाई जीत ली है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उन्होंने लगभग बाहर कर दिया। 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस उनको समर्थन दे रही है। अब उन्होंने दूसरा स्टेप बढ़ाया। अब उन्होंने बोल दिया है कि भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू असीम आजमी का कहना है कि कम से कम 12 सीटों पर हमारा संगठन मजबूत है और 25 सीटों पर हम उपस्थिति रखते हैं। तो 25 सीटों पर नहीं तो कम से कम 12 सीटों पर हमारे कैंडिडेट उतरना चाहिए। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं आधिकारिक रूप से, और 4 सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भर दिया है। कल इसी संदर्भ में नाना पटोले का बयान आया था कि जब बातचीत चल रही सीटों के बंटवारे को लेकर, तो उम्मीदवार उतारने की जरूरत क्या थी? जब सीटें बढ़ जाती उसके बाद उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई इस बार हम समझौता नहीं करेंगे। 2 एमएलए हमारे पास ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर है, 5 सीटों पर हम उम्मीदवार उतार रहे हैं। देखिए, ये वही सीटें जहां अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले दौरा किया था, और ये सारी सीटें मुस्लिम बहुल सीटें जहां आप देखेंगे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक पर मेरा एक अधिकार बन रहा है, और इसके अलावा अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात करते हैं, वही बात वह महाराष्ट्र के अंदर करने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर भी जिस तरीके से जातिगत राजनीति चल रही है, 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जाति के आधार पर बटा है, अखिलेश यादव को लग रहा है कि वो जाति का समीकरण उनके पीडीए के लिए कुछ काम आ सकता है। तो वह कांग्रेस से इस आधार पर कम से कम 2 या 3 या 4 सीटें लेने की स्थिति में। लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस उनको सीटें देगी नहीं, क्योंकि 12 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने कल उम्मीदवार घोषित कर दिए जो अखिलेश यादव मांग रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि इस स्थिति में अखिलेश यादव के पास किसी भी स्थिति में 2 या 3 से 4 सीटों की गुंजाइश नहीं बनती है। अगर अखिलेश यादव ज्यादा सीटों पर उतारेंगे तो ये गठबंधन टूटना तय है, और आखिरकार इसका नुकसान जो भी होना है वह कांग्रेस सरकार को ही होना है। वोट अगर कटेंगे तो किसके कटेंगे समझना मुश्किल नहीं है। अखिलेश यादव तो साफ कह रहे हैं कि राजनीति में सेक्रीफाइस की गुंजाइश नहीं है, और ये जो सरफुटप्पल है या ये जो तकरार है, ये सिर्फ महाविकास आघाड़ी तक सीमित नहीं है। महायुति में भी कुछ इसी तरीके की टेंशन चल रही है। वहां पे भी दबी जबान में एक दूसरे का जो विरोध है वो किया जा रहा है। अब देखिए, अजीत पवार पर दबाव ये है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि नवाब मलिक को टिकट ना दिया जाए, नवाब मलिक को उम्मीदवार ना बनाया जाए, जबकि नवाब मलिक इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 29 अक्टूबर जो आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का, उस दिन वो नामांकन दाखिल जरूर करेंगे। अब वो निर्दलीय के तौर पर करेंगे, अजीत पवार की पार्टी उनके चुनाव चिन्ह के साथ करेंगे, ये देखना अब दिलचस्प है। अजीत पवार नवाब मलिक को मनाने में कामयाब हो पाते हैं या अजीत पवार बीजेपी को मनाने में कामयाब हो पाते हैं, ये फिलहाल देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी ने फिलहाल वीटो लगा रखी है। बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि नवाब मलिक को आप चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगे। सिर्फ नवाब मलिक ही एक सबसे बड़ा कांटा कहूं या तकरार कहूं अवधेश नजर आ रही है, और भी बहुत सारी गांठें हैं महायुति में जो अभी खुलना बाकी नहीं। जरा दोनों में अत्यंत गुणात्मक अंतर है, क्योंकि कल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा था, या पत्रकार जो भी, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, एक पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तो देवेंद्र फडणवीस जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमारी सारी बात हो गई है, 10 सीटों पर केवल बचा हुआ है और 10 सीट पर हम फाइनल करेंगे।
उसके बाद अजीत पवार जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ना किसका टिकट कटा किसका नहीं कटा इस पर अनुमान से खबर लिखने की बजाय जब घोषित हो जाए तब देखो, क्योंकि हमारी बातचीत हो गई है, केवल 11 सीट हमारे बीच अब बाकी है। तो वह 10 और 11 चल रहा था। इसलिए बात मेरी दृष्टि में शायद धरातल का सच नहीं है कि यहां भी उसी प्रकार का युद्ध चल रहा है। 10 से 11 सीट ऐसी है जिस पर जीते हो सकती है और वो चल रही होगी, तो वो भी मेरे ख्याल से फाइनल हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि नहीं होगा। गठबंधन में दलों का अपनी ओर से डिमांड करना, ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगना, ये स्वाभाविक है, लेकिन मूल बात है कि गठबंधन का जो लीडरशिप है, जो बड़ी पार्टी है, उसको डील कैसे करती है, उससे निपटती कैसे है। इसमें जब आप देखेंगे तो महाविकास अघाड़ी और महायुति में कोई तुलना नहीं दिखेगी। महायुति के अंदर से पत्रकारों ने, हम लोगों ने जरूर अपने अपने अनुमान से, अटकलों से बहुत सारी बातें की है, लेकिन किसी भी जिम्मेवार नेता, जैसे ये 3 नेता है या इनके जो घोषित प्रवक्ता है, कभी किसी ने एक दूसरे के विरुद्ध सीटों को लेकर या आपस के मतभेद को लेकर इस बीच में एक बयान नहीं दिया है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि कोई भी दिन ऐसा नहीं हो रहा है जिसमें 2, 3, 1, 4, 5, 6, 10 बयान आपको नहीं आ जाते हैं एक दूसरे के विरुद्ध। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। दूसरा ये हुआ है कि शरद पवार जी ने शांत रहते हुए, आखिर लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर शिवसेना उद्धव लड़ी थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को सीट मिली थी और उसके बाद शरद पवार जी को मिली थी। ये विधानसभा चुनाव में उन्होंने ऐसी कला की है कि सबको पहले बराबर के धरातल पर ला दिया। पहले शिवसेना जो है कांग्रेस से लड़ रही है, उद्धव शिवसेना, लेकिन ये सोचे कि शरद पवार जी जो सबसे 10 सीटों पर लड़े थे, वो 21 सीट पर लड़ी थी, ये जो है 17 सीटों पर लड़े थे कांग्रेस, तो शिवसेना 10 से वो 85 सीटों पर बराबर बराबर कैसे हो गया है? कहां से ये खेल चला है, क्या समझ में आया है? तो अब तो 85-85 की घोषित हो गई है, उसके बाद थोड़े बहुत बाकी थी, वो घोषित करेंगे उसमें। और वैसी सीटों पर शरद पवार जी ने कांग्रेस को दिया है, खासकर जिस सीट पर वो कभी जीते भी नहीं थे। अनेक सीटों के नाम सामने आ गए हैं जहां से जो है उन्होंने दे दिया है कि ये आप लड़ लीजिए। तो ये पूरा अभी जो है उनकी ओर से। जहां तक अखिलेश यादव जी का प्रश्न है, देखिए ये इस देश के लिए महत्वपूर्ण बात है कि INDI के घटकों में स्वयं को मुस्लिम वोट का रहनुमा साबित करने के लिए कि मुसलमान वोट पर मेरा एकाधिकार है, इस क्षेत्र पर मैं ही लड़ना चाहिए, इसके लेके किस प्रकार से धींगा मुश्ती है और भारत की राजनीति को INDI के लोग किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, ये चाहते क्या है। जो अखिलेश यादव सीट मांग रहे हैं अभी इन्होंने बता ही दिया है, लेकिन वो भी जान रहे हैं मुसलमानों की हालत तो ये हो गई है कि कांग्रेस भी मान रही है, उद्धव ठाकरे मान रहे हैं और शरद पवार भी मानेंगे। हमारे अलावा उनके पास चारा नहीं है अगर बीजेपी से लड़ना है तो। हम अगर समाजवादी पार्टी को नहीं भी देंगे तो हमारे ही कैंडिडेट को उनको वोट देना पड़ेगा, क्योंकि वो बीजेपी को जीतने नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो ये जो देश में ये भाव पैदा हुआ है, क्या मुसलमान अपनी वोट की केवल भाजपा के विरोध में इस तरह से नेताओं को गारंटी देने के एक सिंबल बन चुके हैं।